प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। छठी कक्षा गणित में हम वृत्त और उसके भाग इस विषय के अंतर्गत हमने प्रश्नावली 4.6 को पढ़ा था और प्रश्नावली 4.6 के 4 प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिए थे। प्यारे बच्चों, आपकी कक्षा के 22 बच्चों में से केवल 6 बच्चों का होमवर्क मुझे प्राप्त हुआ है। जिन बच्चों ने पूरा होमवर्क करके मुझे भेजा है, आप है प्रियांशु राणा, हनेश, गुनगुन, नंदिनी, गौरव और सिमी। इन्हीं बच्चों का पूरा होमवर्क मुझे आया है। बच्चों, जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है या देख रही है, होमवर्क अवश्य पूरा करके भेजें। आज हम एक नया विषय प्रारंभिक आकारों को समझना अध्याय 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 5.1 को करेंगे, जिसमें हम रेखाखंड की तुलना करना और रेखाखंड को मापना, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम करेंगे कि हम रेखाखंड की तुलना कैसे करते हैं और रेखाखंड को कैसे मापा जाता है। बच्चों, इससे पिछले अध्याय में हमने रेखा, रेखाखंड, किरण इनके बारे में विस्तार से पढ़ा। तो चलिए हम देखते हैं कि हम एक रेखाखंड को कैसे मापते हैं, कैसे हम दो रेखाखंडों की तुलना करते हैं। रेखाखंड होता क्या है? दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। तो चलिए हम प्रश्नावली 5.1 के कुछ प्रश्न करते हैं। बच्चों, प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न है, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है? कोई रेखाखंड है और आप उसकी तुलना कर रहे हैं किसी दूसरे रेखाखंड से। केवल देखकर आप तुलना कर रहे हैं, तो देखकर तुलना करने की हानि क्या है, ये आपको बताना है। बच्चों, जब हम केवल देखकर तुलना करते हैं तो देखकर तुलना करने से गलती होने की जो संभावना है वो अधिक रहती है। ठीक है, तो इसमें हम हल में क्या लिखेंगे? गलत तरीके से देखने पर, मान लीजिए हमने गलत तरीके से देखा है, गलत तरीके से देखने पर अधिक त्रुटियों की संभावना होती है, मतलब ज्यादा गलतियां हो सकती है, अधिक त्रुटियों की संभावना होती है। बच्चों, जब हम रेखाखंडों की तुलना केवल देखकर करेंगे तो उससे क्या है? अधिक गलतियां हो सकती है। बच्चों, प्रश्नावली 5.1 का दूसरा प्रश्न है, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रोलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है? देखिए बच्चों, ये एक रेखाखंड है। अब आप इस रेखाखंड को, ये रूलर है जिसको आप फुट्टा बोलते हैं, ठीक है, फुट्टे से नापेंगे। और दूसरा डिवाइडर, ये डिवाइडर है, डिवाइडर से आप नापेंगे। ठीक है, देखिए आप फुट्टे से नापेंगे तो इस तरह से इसके साथ फुट्टा लगा देंगे, और डिवाइडर से नापेंगे तो आप इस तरह से पूरा इसको खोल देंगे। ये आप इसको डिवाइडर से नापेंगे। अब आपको यह बताना है, फुट्टे से या डिवाइडर से, तो रूलर की अपेक्षा, मतलब फुट्टे की अपेक्षा जो डिवाइडर का प्रयोग करना है,
तो वो क्यों अच्छा रहता है? इस फुट्टे की अपेक्षा इस डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अच्छा रहता है? तो इसका आपने कारण लिखना है, क्योंकि इससे रेखाखंड का जो सही माप है वो संभव होता है। क्या लिखेंगे इसमें? क्योंकि इससे रेखाखंड का सही माप संभव है। तो इसका हल क्या होगा? क्योंकि इससे रेखाखंड का सही माप संभव है। सही माप संभव है। तो यह है प्रश्न नंबर दूसरा। बच्चों तीसरा प्रश्न है, रेखाखंड AB खींचिए। कोई रेखाखंड आपने AB लेना है, जैसे मैंने ये ले लिया रेखाखंड AB। ये आपने फुट्टे और पेंसिल का प्रयोग करके खींचना है। ये फुट्टे से और पेंसिल से रेखाखंड AB खींचिए। आपने एक रेखाखंड लिया और A और B के बीच में C लीजिए। यहां जैसे कोई बिंदु ले लिया आपने C, फिर AB, BC और CA आपने A से B तक, फिर A से C तक और C से B तक। AB A से B तक, BC ये C से B तक और CA C से A तक। ये आपने मापना है। मापने के बाद फिर बताना है क्या जो AB है वो AC और CB के जोड़ के बराबर है। तो बच्चों आप रेखाखंड खींचने के बाद इसकी लंबाई कैसे मापेंगे? मान लीजिए आपने सबसे पहले मापा AB। AB कैसे मापेगा? ये आपका रूलर है, फुट्टा। जो बिंदु A होगा उसको, ये जो पहली लाइन आप देख रहे हैं यहां पर देखिए, इस फुट्टे में जो ये आप पहली लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को रखना है बिंदु A पर। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर देखना है जो बिंदु B है वो कहां पर आ रहा है। ये ऊपर से आप लाइनें देख रहे हैं, किस लाइन पर वो बिंदु आ रहा है और उस लाइन को देखना है उसका माप कितना है। जैसे मान लीजिए वो यहां पर आता है, इस लाइन पर 10 वाली लाइन पर आता है, तो AB का मान कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। उसी तरह से आप फिर AC को मापेंगे और फिर CB को मापेंगे। AC को जब मापेंगे तो क्या करेंगे आप? ये जो पहली लाइन है इसको आप बिंदु A पर रखेंगे। फिर देखना है जो बिंदु C है वो किस लाइन पर आ रहा है। मान लीजिए बिंदु C आ रहा है कहां पर? यहां 3 पर आ रहा है, 3 सेंटीमीटर। उसी तरह से आप C से B तक की दूरी मापेंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपने? बिंदु C पर आपने ये पहली लाइन रखनी है फुट्टे की, और फिर देखना है जो बिंदु B है वो किस लाइन के ऊपर आ रहा है। इस तरह से आप लिखेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो मान लीजिए जब आपने ये फुट्टे की पहली लाइन को, इस लाइन को कहां रखा? C पर, तो जो B बिंदु है वो कहां पर आया? 7 पर आया। अब जब जोड़ेंगे देखिए AB 10 है, AC जमा CB 3 जमा 7, AB कितना है? 10 है। तो हम लिखेंगे AC जमा CB बराबर है 3 सेंटीमीटर जमा 7 सेंटीमीटर बराबर है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम अतः जो AB है, जो AB है वो किसके बराबर आया? AC जमा CB, AC जमा CB। तो इस तरह से बच्चों आप इसको करेंगे प्रश्न नंबर तीसरे को। जो तीसरे का हल है, चौथा प्रश्न है, एक रेखा पर बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं
कि ए बी 5 सेंटीमीटर के बराबर है, बी सी 3 सेंटीमीटर के बराबर है और ए सी 8 सेंटीमीटर के बराबर है। आपको बताना है इनमें कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच में है। तो बच्चों आप रेखाखंड पहले खींचेंगे ए सी और जो कितना है 8 सेंटीमीटर। तो इस स्केल से आप 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कैसे खींचेंगे? तो आप क्या करेंगे, पहला बिंदु कहाँ लेना है आपने, जो आपके पास ये आप फुट्टे की लाइन देख रहे हैं, पहली लाइन, पहला बिंदु यहाँ पे लेना है, राइट। और दूसरा बिंदु आप कहाँ ले गए 8 सेंटीमीटर। देखिए 8 कहाँ आ रहा है इसमें, यहाँ पे, राइट, ये आ रहा है 8। तो आप क्या करेंगे, जो दो बिंदु लिए, पहला बिंदु पहली लाइन पर, दूसरा 8 पर, इनको मिलाएंगे और यहाँ पे जो बिंदु लिया उसका नाम देंगे ए, यहाँ पे जो बिंदु लिया उसका नाम देंगे सी। इस तरह से आप फुट्टे से एक लाइन लेंगे, ए और सी कितना लेंगे, ये 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ए बी, आपने क्या करना है, बिंदु ए पर ये जो आपका फुट्टा है इसकी पहली लाइन को रखना है और बी कहाँ लेंगे आप 5, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप 5 लेंगे, राइट। तो मान लीजिए यहाँ आ गया ये बी, तो ए बी कितना आया 5 सेंटीमीटर और बी सी अपने आप कितना बचेगा 5, 8 में से 5 के 3 सेंटीमीटर बच जाएगा। आप नाप कर भी देख सकते हैं कि आपने बी पर जो फुट्टे की पहली लाइन है उसको रखना है और सी देखना है, सी बिंदु कहां पर आ रहा है, वो अपने आप ही कहां पे आएगा 3 पर आएगा। तो इस तरह से आपने रेखाखंड को खींचना है पहले प्रश्न नंबर 4 में। और उसके बाद आपको ये बताना है इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच में है। बीच में कौन सा बिंदु है, बी, क्या लिखेंगे, बिंदु बी अन्य दो बिंदुओं के बीच में है। बिंदु बी अन्य दो बिंदुओं के बीच में है। अन्य दो बिंदुओं के बीच में है। तो इस तरह से आपने जो प्रश्न नंबर 4 है इसको पूरा करना है। बच्चों इसी तरह से आप प्रश्नावली 5.1 के बाकी जो प्रश्न बचे हैं, प्रश्न नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तो हमने कर दिए हैं, अभी आपको ब्लैक बोर्ड पे मैंने बताए। और चौथा तो हो गया है, पांचवा, छठा और सातवां ये आप खुद करेंगे। तो आपके लिए आज का जो होमवर्क है, प्रश्नावली 5.1 के 7 प्रश्न आपने अपनी रफ फेयर कॉपी में करने हैं और मुझे भेजने हैं। प्यारे बच्चों, आप अपना गणित का होमवर्क इसी ग्रुप मैथ्स 6th विद YPS, जिस ग्रुप के आप मेंबर हैं, इसी ग्रुप में भेजना है। दूसरा जो आपका कक्षा का ग्रुप है उसमें आप नहीं भेजेंगे, इसी ग्रुप में अपना मैथ का जो होमवर्क है उसको भेजेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल आपको 6 तारीख को कोई वीडियो नहीं भेजी जाएगी, आपको होमवर्क करना है, आज आपने वीडियो को देखना है। परसों फिर हम एक नई वीडियो प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को किस तरह से हल करना है उसकी नई वीडियो भेजेंगे। तो बच्चों, आप जो भी आपको वीडियो के माध्यम से प्रश्न बताए जाते हैं उनको समझें, जो होमवर्क दिया जाता है उसको पूरा करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।